हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यानी कि हमारे देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, एक एक करके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये क्या होती है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, बेसिकली आप ये देख रहे हैं, मैंने एक मान लीजिए ये अर्थ बनाया हुआ है। इस पे जो ये लंबी लंबी लाइंस है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक, आपको पता है ये क्या है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या होता है, साउथ पोल। ठीक है, ऊपर की तरफ अर्थ में नॉर्थ पोल होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो जो वो लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही हैं, उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और उसके परपेंडिकुलर में जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है, ये क्या है, लैटिट्यूड्स। ठीक है, जो लंबी लाइन है, वर्टिकल लाइंस जो आपको दिख रही हैं, दोज आर लॉन्गिट्यूड, एंड परपेंडिकुलर टू दैट जो हॉरिजॉन्टल आपको लाइन दिख रही है, वो क्या है, लैटिट्यूड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लाइंस हैं, ये हमारे अर्थ को कवर करती हुई लाइंस है, एंड दीज आर इमेजिनरी लाइंस। यानी कि अर्थ को ऐसे कोई लाइन कवर नहीं कर रही है, बस हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसी लाइनों को इमेजिन किया है कि अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से लाइन है। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हो तो आप एक ग्लोब देख सकते हो। ग्लोब में आपको सारे के सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड उसमें बने हुए दिख जाते हैं, और जो ग्लोब में वो इमेजिनरी नहीं होते, ग्लोब में वो रियलिस्टिक में बने होते हैं। ठीक है, सो ग्लोब क्या है, एक इमेजिनरी एक मॉडल है किसका, अर्थ का। तो उस पर हमने ये सारी लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप चाहो तो कई बार जो वर्ल्ड मैप वगैरह है, आप उसमें भी ये लाइन्स को देख सकते हैं। ठीक है, सो ये लाइन्स क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नाउ इनका काम क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है इन इमेजिनरी लाइंस की। ठीक है, देखिए हमारा जो अर्थ है उसका शेप क्या है, हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल शेप है। इनफैक्ट वो स्फेरिकल ना होके जियोइड शेप में है। ठीक है, जियोइड का क्या मतलब है, जियोइड का मतलब ये है कि जो अर्थ है यहाँ पोल के पास सी फ्लैट टाइप की है। ठीक है, पोल के पास फ्लैट है, और जो उसका इक्वेटर वाला पोर्शन है वहाँ से क्या है, थोड़ी फैली हुई है। ठीक है, कहाँ से, इक्वेटर के पास से ऐसे चपटी सी है, तो उसी शेप को हम क्या कहते हैं, जियोइड करते हैं। लेकिन हम पढ़ाते टाइम पर उसको स्फीयर मान के ही चलेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको किसी चीज़ को लोकेट करना है, अगर आपको कोई कंट्री लोकेट करना है, किसी को बताना ही है, मान लीजिए आपको बताना है कि इंडिया कहाँ पे है। ठीक है, अब ये हमारा अर्थ है। अब आप कैसे बताओगे कि इंडिया कहाँ पे, मान लीजिए इंडिया यहाँ पे है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि इंडिया कहाँ पे, या मान लीजिए इंडिया इस जगह पे है, तो आप उसको बता नहीं सकते हो ना। अगर आपके पास कुछ रेफरेंस नहीं होगा तो आप इंडिया की लोकेशन या किसी दूसरे कंट्री की लोकेशन, किसी दूसरे सिटी की लोकेशन, किसी चीज़ की भी लोकेशन आप नहीं बता सकते हो। एंड हियर ये रीज़न आता है कि हमें क्यों इन लाइंस की ज़रूरत है। तो हम ये जो सारी लाइंस है ना, इनके हर एक का कुछ ना कुछ नाम है, और इन्हीं के बेसिस पे हम लोकेट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सी प्लेस कहाँ पे है। ठीक है, तो ये किस लिए बेसिकली यूज हो रहे हैं, फॉर लोकेशन पर्पस। ठीक है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है ये हमको कौन बता देगा, किसके हेल्प से हमको पता चल जाएगा, इन पर्टिकुलर लाइंस को, जिनको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एक एक करके कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ लैटिट्यूड फर्स्ट. Let us see what exactly is latitude and how they are drawn. So suppose this is our earth. ठीक है, ओके, यहाँ से एक बीच से एक लाइन जाएगी जिसको हम कह रहे हैं क्या, इक्वेटर. इनफैक्ट दिस इज नॉट अ लाइन, बल्कि ये क्या है, सर्कल है. क्या होता है इक्वेटर, इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कल है, लाइन नहीं, जो अर्थ के आउटसाइड है ना, बाहर सरफेस से होते हुए, लेकिन कौन से पार्ट से, बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच से होता हुआ जाता है. दैट मीन्स अगर ये बीचों बीच जा रहा है तो ये इक्वेटर इस पूरे स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. दिस वन इज नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड हियर वी हैव साउथ हेमिस्फीयर. नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि इक्वेटर के जो ऊपर वाला पोर्शन, दैट इज नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन है, दैट इज साउथ हेमिस्फीयर. यहाँ पे पोल है, अगेन दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल. ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नाउ तो ये मैंने बताया कि ये इक्वेटर है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. हम मानते हैं ऐसा कि ये 0 डिग्री पे है.
ठीक है, यानी कि हम बेस किसको मानेंगे अपने लैटिट्यूड्स को बनाने के लिए, इसको, और इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इफ क्वेश्चन कम्स कि विच पर्टिकुलर गिवन इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो आपका आंसर क्या है, इक्वेटर, जिसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है। अब जब हम इसके ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ से डिग्रियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5, 10, 15, 20, इस तरीके से करते करते यहाँ तक हम 90 तक पहुँचेंगे। और इस तरीके से आपकी ये लाइंस भी ड्रॉ होते जाएंगी हर 1 डिग्री पे। ठीक है, ये लाइंस यानी कि ये लाइंस नहीं है, अगेन दीज आर सर्कल। इस स्फीयर के ऊपर की तरफ जाते जाते ये सर्कल ड्रॉ होते जाएंगे। ठीक है, सो ये किस तरफ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, इन वाले जो लाइंस हैं इनको क्या कहेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसी तरीके से मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ, इसी तरीके से 0 से लेके 90 तक साउथ हेमिस्फीयर में भी आएंगे और उसको हम क्या कहेंगे, साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, इससे जो ऊपर की तरफ है दोज आर, इससे मतलब किससे, ये जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर वाले जो लैटिट्यूड्स हैं दोज आर नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड टुवर्ड्स इस साउथ जितने भी लैटिट्यूड हैं वो क्या है, साउथ लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, यानी कि जब हम इनका नाम लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, यहाँ पे भी 10 डिग्री है और यहाँ पे भी 10 डिग्री है। जब मैं इसका नाम लिखूंगी, इट्स 10 डिग्री नॉर्थ एंड दिस वन इज 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमारी लैटिट्यूड की जो डिग्री है वो क्या होगी, बढ़ते जाएगी, 90 तक जाएंगे। और इस तरीके से जब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे भी लैटिट्यूड्स की डिग्री बढ़ते जाएंगे और हम 90 तक जाएंगे, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होके 1, 2, 3 अप टू 90 डिग्री। यानी कि जो 90 डिग्री पे जो लैटिट्यूड आएगा वो सबसे छोटा रहेगा। इस चीज़ को समझिए, इक्वेटर जो है सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। ठीक है, क्योंकि वो मिड में है, एकदम है ना, मिड में है, इसलिए वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। और जैसे 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 हम उसके ऊपर जाते जाएंगे तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं या ये जो सर्कल्स हैं, लाइंस नहीं जो सर्कल्स हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप बॉल के बीचों बीच में एक सर्कल ड्रॉ करो, अगर आप उससे जस्ट ऊपर ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल उससे नीचे वाले सर्कल से थोड़ा छोटा होगा, उसके ऊपर वाला और छोटा, उसके ऊपर वाला और छोटा होते जाएगा। ठीक है, नाउ तो इस तरीके से क्या हो रहे हैं, ये जो सर्कल्स हैं वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं और ऊपर की तरफ जाते जाते यहाँ पर जब आप 90 डिग्री पे पहुंचोगे ना, तो यहाँ पे सर्कल ना होके एक पॉइंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, यानी कि ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड एट 90 डिग्री इज नॉट अ सर्कल, इज नॉट लाइन, बट इट इज अ पॉइंट। ठीक, तो इन टोटल हमारे पास कितने लैटिट्यूड आ रहे हैं, देखिए ये एक 0 डिग्री वाला है, प्लस यहाँ से यहाँ तक 90, सो 0 डिग्री वाला एक, प्लस 90 लैटिट्यूड्स और 90 लैटिट्यूड्स विच मेक्स अ टोटल ऑफ 181 लैटिट्यूड। यानी हमारे पास एक ग्लोब में कितने लैटिट्यूड होंगे, 181 लैटिट्यूड्स होंगे। एक 0 डिग्री जो कि इक्वेटर है और उसके ऊपर 90 और उसके नीचे भी 90, यानी कि 90 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 ही साउथ लैटिट्यूड्स है, तो टोटल विच मेक्स 181। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि बिटवीन दी 2 लैटिट्यूड्स हमारे पास 2 लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस है विच इज़ 111 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ डिस्टेंस कैसे मैं बता रही हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इक्वेटर और डिग्री 1 को कंपेयर करूं, चाहे इक्वेटर और डिग्री 10 को लैटिट्यूड को कंपेयर करूं, ये सब आपस में पैरेलल है। यानी कि चाहे आप किस भी जगह से देखिए, उनकी जो डिस्टेंस है ओवरऑल अर्थ में वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना, इसलिए वो पैरेलल है। और डिस्टेंस कितनी है, 111 किलोमीटर। ठीक, यानी कि आप 2 लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर। यानी कि 1 डिग्री पे जो आपको डिस्टेंस मिल रहा है 1 डिग्री पे वो कितना आ रहा है, 111 किलोमीटर। यहाँ से अगर मैं 1 पे जाऊँगी, इसके जस्ट 0 के बाद 1 ही आएगा, तो 111 किलोमीटर दूरी पे है। उसके बाद जब 2 पे जाएंगे तो 1 से वो 111 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है। इसको अब हम देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं, है ना। हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसमें डिग्री कहाँ से आ रही है, इसमें तो डिग्री हमें दिख नहीं रही है। तो मान लीजिए ये हमारे पास बेस है, जिसको इक्वेटर को हम बेस मान रहे हैं,
और इसके सेंटर से, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक बॉल है ना, हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, अर्थ सर्कुलर नहीं होता है, स्फेरिकल होता है ना। अब उस बॉल के सेंटर की बात कर रही हूँ मैं, सेंटर की, है ना। तो उस बॉल के सेंटर से हम बेस किसको मान रहे हैं, इस लाइन को, इक्वेटर वाले पोर्शन को, जो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गया ना, जैसे इस तरीके से इक्वेटर से वो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गया, तो ये जो एरिया है वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो अब इस बेस, जो बेस आ रहा है उसको हम एंगल का बेस मानते हुए, अब यहाँ से सेंटर से किसी भी सरफेस पे कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ है और हम ये एंगल मानते हैं कितना है, ये एंगल हम मेजर करेंगे कितना है, सपोज दिस इज 20 डिग्री, है ना। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर, और मान लीजिए यहाँ पे वो सरफेस पे पॉइंट आया है, तो इस बेस से मैं इसकी डिस्टेंस ले रही हूँ, ये है 20 डिग्री, और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी, या लाइन कहिए, फिलहाल तो सर्कल ही है, ये सर्कल जो ओवरऑल उसके पीछे तक जाएगा, और इसी को मैं क्या कह रही हूँ, 20 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, ये क्या है, 20 डिग्री लैटिट्यूड। इसी तरीके से अगर मैं इसके इस तरफ ले लूं और ये डिग्री आ गई मेरी सपोज 40, तो यहाँ से ये एक और लाइन ड्रॉ करूंगी एंड इट विल बी 40 डिग्री लैटिट्यूड। द डिफरेंस, इट इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये लैटिट्यूड किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लैटिट्यूड बनते हैं जितने भी डिग्री में हैं। अब कुछ ऐसे लैटिट्यूड हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 हमारे पास ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आइए देखते हैं उनको। नाउ लेट्स सी, मैं आपको बता रही थी कि 5 हमारे पास लैटिट्यूड हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं बता ही चुकी हूँ, जो है इक्वेटर, ये वाला जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके बाद 2 लैटिट्यूड हैं जो 23.5 नॉर्थ डिग्री पे है एंड 23.5 साउथ डिग्री पे है, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ में है और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। तो जो साउथ नॉर्थ में है हम उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और जो साउथ में है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ठीक है। इसके अलावा 66.5 पे भी ऊपर में लाइन है नॉर्थ में, और 66.5 नीचे भी लाइन है। ऊपर वाले को हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल और नीचे वाले को कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो कौन कौन से 5 हो गए, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 ऊपर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नीचे साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 ऊपर आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। बेसिकली ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ये टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने ये जो ब्लैक कलर से हैश कर रखा है, इसको मैंने क्या लिखा है, ट्रॉपिकल जोन, या इसी को ही हम टॉरिड जोन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन क्या है, ट्रॉपिकल या फिर टॉरिड जोन, यानी कि जो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ के बीच में आ रहा है, दिस इज ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन। क्या खास बात है इस पर्टिकुलर जोन की, देखते हैं। इस पूरे के पूरे अर्थ में सिर्फ यही वो एरिया है जहाँ पे सनलाइट आपको परपेंडिकुलर कभी ना कभी मिलेगी ज़रूर, ठीक है। यानी कि जिसको हम जैसे कि मान लीजिए गर्मियों में दोपहर का समय होता है और जब सूरज बिल्कुल हमारे सर पे होता है तो हमें हमारी जो शेडो है वो नहीं दिखती है, यानी कि उस समय जो सूरज है वो कहाँ पे होता है, वो बिल्कुल हमारे सर पे होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये वो एरिया है यानी कि इक्वेटर से लेके 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, इसी एरिया में सिर्फ जो है सूरज कभी ना कभी साल में ओवरहेड होगा, परपेंडिकुलर उसकी रेज आएंगी, ठीक है। यानी कि अगर वो इक्वेटर पे है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा, वापस इक्वेटर पे आएगा, 1 साल में की बात बता रही हूँ, फिर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगा और वापस इक्वेटर पे आएगा, ठीक है। लेकिन यानी कि यहीं पे वो सिर्फ ओवरहेड रहेगा, 90 डिग्री में उसकी रेस पड़ेंगे सिर्फ ट्रॉपिकल जोन में या फिर टॉरिड जोन में, उसके बाद वाले जोन में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जोन क्या है, यहाँ पे जो है डायरेक्ट रेस पड़ रही है सन की 90 डिग्री पे। उसके अलावा जो ये टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन किसके किसके बीच में आ रहा है, 23.5 और 66.5 नॉर्थ के बीच में टेम्परेट जोन, और यहाँ पे भी ये टेम्परेट जोन आ रहा है, मान लीजिए मैं ब्लू से उसको दिखा देती हूँ, टेम्परेट जोन, ठीक है। इसकी क्या खास बात है, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, जो सन रेज है वो डायरेक्टली ओवरहेड नहीं पड़ेंगी बल्कि वो इंक्लाइंड पड़ेंगी
ठीक है, या टिल्टेड पड़ेंगी या तिरछी पड़ेंगी कह लीजिए। ये दोनों जोन में जो सूरज की रोशनी है वो तिरछी पड़ेगी, यानी कि इनमें कभी भी सूरज ओवरहेड 90 डिग्री पे नहीं आएगा, एंड दीज आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नाउ इसके ऊपर 66.5 के ऊपर जो है और 66.5 के नीचे यहाँ पे है ना, 66.5 नॉर्थ के ऊपर और 66.5 साउथ के नीचे फ्रिजिड जोन है। ठीक है, या पोलार रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो पोलार रीजन है जिसको हम फ्रिजिड जोन कह रहे हैं, यहाँ पे 6 मंथ के लिए डे होते हैं और 6 मंथ के लिए नाइट होती है। यानी कि जब यहाँ पे डे चल रहे होंगे, 6 मंथ के डे हो रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे सूरज नहीं डूबेगा 6 महीने तक, तब यहाँ पे 6 महीने तक आपको सूरज नहीं दिखेगा। ऊपर वाले जो पोलार रीजन है उस पे, नॉर्थ पोलार रीजन पे आपको सूरज नहीं दिखेगा जब यहाँ 6 महीने तक सूरज दिख रहा है। और जब यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं दिखेगा तो ऊपर वाले 6 महीने तक दिखेगा। और ये क्यों था, ये आप मेरी पहले ज्योग्राफी की क्लास में देखिए, मैंने बताया था जो अर्थ है वो ऐसे ना होकर थोड़ी टिल्टेड है, उसकी जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, जिसकी वजह से 6 महीने के लिए ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सूरज की रोशनी पाता है और 6 महीने के लिए जो नीचे वाला पोर्शन है वो सूरज की रोशनी पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया, ये हमारे लिए पांचों जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है कि कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कहाँ पे इक्वेटर है, कहाँ पे आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है, कितने डिग्री पे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये किस लिए आ रहा है, टेम्परेचर के डिसीजन के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये सारे जो लैटिट्यूड्स हैं। ओके, नाउ आफ्टर द लैटिट्यूड्स लेट अस सी द लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हमने देखा था लैटिट्यूड क्या थे, जो अक्रॉस द ग्लोब आपके लाइंस बनी हुई हैं वो लैटिट्यूड थी। अब देखेंगे जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आपकी जो लाइंस दिख रही हैं ग्लोब पे वो क्या थी, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, इस तरीके से जो लंबी लंबी लाइंस हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो वो लाइंस ना हो कि लैटिट्यूड जो है वो सर्कल है, और यहाँ पे ये सर्कल नहीं है, आप इनको सेमी सर्कल कह सकते हो। ठीक है, ग्लोब के यहाँ से लेके यहाँ तक रन करेंगे। ठीक है, ये पूरा सर्कल नहीं है। ठीक, नाउ अब देखिए, हमारे पास इक्वेटर में तो आपको पता था कि वो लाइन जो अर्थ को दो स्फीयर में कट कर रही है, 2 स्फीयर में बांट रही है, उसको हमने इक्वेटर मान लिया था। इट वाज वेरी इजी फॉर अस, है ना। लेकिन यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको हम 0 डिग्री मान लें। ठीक, तो हमें नहीं पता। अब ये स्फेरिकल शेप होने की वजह से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम एक स्टैंडर्ड मान के उसको 0 डिग्री मान सके। इसीलिए एक डिसीजन लिया गया, एक 1884 में एक डिसीजन लिया गया कि भाई सबकी सहमति से कि जो एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ना लंदन में, वहाँ पे ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन द लंदन, वहाँ से जो लाइन जाएगी, जो लैटिट्यूड जाएगा, सॉरी जो लॉन्गिट्यूड जाएगा, उसको हम क्या मानेंगे, 0 डिग्री। मान लीजिए वो 0 डिग्री क्या है, ये वाली लाइन है। मैं इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ। ये है वो 0 डिग्री लाइन। ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन इसको कहते हैं। ठीक, 0 डिग्री। ठीक है, कहां से जा रही है, ग्रीनविच लंदन। ठीक है, तो आपसी सहमति से ये डिसाइड किया गया कि ग्रीनविच लंदन से ये जो है ये जाएगी लाइन, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे, वहाँ से जो लाइन जा रही है, वहाँ से जो मेरिडियन जा रही है, इन लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या कह रहे हैं, मेरिडियन। ठीक है, वहाँ से जो मेरिडियन जा रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री मेरिडियन डाल रहे हैं। ठीक है, क्या ज़रूरत है इस 0 डिग्री मेरिडियन की, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक, सुनो, बेसिकली देखिए, ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है ये टाइम का वो करेगी, टाइम का निर्धारण करेगी, टाइम डिसाइड करने की काम आएगी। ठीक है, तो जो 0 डिग्री मेरिडियन है उसको यूनिवर्सल टाइम मान के हम उसके हिसाब से बाकी पूरे अर्थ के टाइम को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा यूनिवर्सल टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर उसी को यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं। उसको हम क्या मान रहे हैं, मीन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम मान रहे हैं ओवरऑल अर्थ का। नाउ इस तरफ आपको ये तो पता है कि ये नॉर्थ साउथ, और इस तरफ होता है ईस्ट, और दिस साइड भी है वेस्ट। ठीक है, तो इस तरफ की जो लाइंस हैं उनको हम क्या कहेंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड,
और इस तरफ की लाइंस को वेस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं इस लाइन पे हूँ और ये मान लीजिए 10 डिग्री पे है और यहाँ पे भी ये 10 डिग्री पे है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं 10 डिग्री ईस्ट पे हूँ और इसके लिए बताऊंगी कि मैं 10 डिग्री वेस्ट पे हूँ। ठीक है, दोनों है 10 डिग्री, तो मैं 10 डिग्री ईस्ट पे हूँ और 10 डिग्री उधर वेस्ट पे हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से डिग्री का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, डिग्री का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, जो ये मिड लाइन है, जो 0 डिग्री मेरिडियन है, उससे ग्लोब पे दूसरी जगह का जो एंगुलर डिस्टेंस है ना, वहां पे उसको मार्क करके इस तरीके की लाइंस बनाई गई है या लॉन्गिट्यूड बनाई गई है। किसको रेफरेंस लेके, इस 0 डिग्री को अर्थ के सरफेस पे, या आप यूं कहें कि ग्लोब के सरफेस पे इस 0 डिग्री वाले लाइन को, मान लीजिए इस तरीके से है, ये वाला 0 डिग्री लाइन है और इन दोनों के बीच में एंगल है, मान लीजिए हम 10 डिग्री ले रहे हैं, यानी ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर के बीच में मान लीजिए एंगल है 10 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन, ये जो इस तरीके से लाइन आपको दिख ही रही है, ये जो लाइन ड्रॉ हो गई 10 डिग्री इनके बीच में है, ये क्या हो गई हमारे 10 डिग्री लैटिट्यूड। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन दी डायरेक्शन कि वो किस डायरेक्शन में, उसके हिसाब से वो 10 डिग्री वेस्ट या 10 डिग्री ईस्ट हो सकती है। ठीक है, सो आप ये समझिए कि ये जो है यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है। अब आप ये समझिए कि इस ईस्ट में, ठीक है, जितने भी ईस्ट की तरफ होंगे वहां टाइम क्या होगा, आगे चलेगा। यानी कि वो कंट्री जो इस मेरिडियन के यानी कि 0 डिग्री या जीएमटी के ईस्ट में है, वहां टाइम क्या रहेगा, अहेड रहेगा, यानी टाइम जो है आगे चलेगा। और जो वेस्ट में है वहां टाइम क्या रहेगा, पीछे चलेगा, टाइम बिहाइंड। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए अभी 1 बज रहा है दोपहर का, तो इधर दोपहर के 2, 3, 4 बजे होंगे इस तरफ, और इधर अगर दोपहर का 1 बज रहा है इस पे, तो इधर के सुबह के मान लीजिए 10, 11 इस तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन दी लाइंस। ठीक है, तो अब हम ये जो टाइम है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि किस जगह पे कितना बज रहा है, किन चीजों पे डिपेंड करती है टाइम। तो देखिए, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरा ले लेती है। ठीक है, 24 आवर में अपनी जगह में रोटेट हो जाती है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो जाती है 24 आवर्स में। ठीक है ना, ये जो एक्सिस है ये कितने डिग्री की होती है भाई, कोई भी जो स्फेरिकल चीज है वो कितने डिग्री की होगी, 360 डिग्री की। यानी कि ये 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट हो जाती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 1 आवर में ये कितने डिग्री रोटेट हो रही होगी, सो इट्स 360 डिवाइडेड बाय 24 विच गिव्स अस 15 डिग्री। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूम जा रही है। कौन, पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जा रही है। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि 24 में अगर हम 60 मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम इसको मिनट्स में चेंज कर लें, सो इट गिव्स 1440, दैट इज 1440 मिनट्स। इतने मिनट में ये कितना घूमती है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, नाउ विच गिव्स अस 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री घूमने के लिए इसको 4 मिनट लग रहे हैं। चाहे आप इस तरीके से इसको समझिए या आप इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में जो अर्थ है वो 15 डिग्री रोटेट हो रही है, और साथ ही साथ 1 डिग्री उसको रोटेट होने के लिए कितना लग रहा है, 4 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 1 डिग्री रोटेट होने के लिए कितना, 4 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हमको पता है अर्थ में कितने 360 है। अब इन्हीं के बेसिस पे हम टाइम डिसाइड करेंगे, देखते हैं कैसे। हम इसके आगे टाइम देखने वाले थे, कैसे टाइम डिसाइड करते हैं। उसके पहले हम ये देखते हैं कि इन टोटल हाउ मेनी दिस लॉन्गिट्यूड वी हैव। ठीक है, सो मैं आपको बता रही थी कि ये मान लीजिए हमारे पास है अर्थ का एक सैंपल है, समझ लो, है ना। सो इस बॉल में देखिए मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास इन टोटल कितने डिग्रीज हैं, टोटल 360 डिग्री। भाई एक स्फीयर में कितने डिग्री हो सकते हैं, 360 डिग्री हो सकते हैं। और हर 1 डिग्री पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, हर 1 डिग्री के लिए हम एक लॉन्गिट्यूड बना रहे हैं। तो अगर ये 0 डिग्री है, इस तरीके से 1, 1, 2, 3 इस तरीके से हर एक के लिए हम एक लाइन खींचते जाएंगे। ठीक है,
नाउ सो अब देखेंगे कि ये 0 डिग्री है और इसके जस्ट पीछे भाई 0 डिग्री का हाफ, मतलब हाफ वे यहाँ पूरा सर्कल ना करके, ये तो टोटल कितना है, ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक का जो है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हाफ, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये मान लीजिए अर्थ है, यहाँ से 0 डिग्री और जस्ट इसके पीछे कितना हो जाएगा 180 ईस्ट। ठीक है, और जस्ट इसके पीछे इस तरफ कितना हो जाएगा 180 वेस्ट, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, इस 0 डिग्री के 180 ईस्ट और 180 वेस्ट। ठीक है, तो ये जो ईस्ट और वेस्ट वाली लाइन है ना, जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, जो बिल्कुल 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड होगी, वो एक सिंगल लाइन रहेगी। ठीक है, जो इस 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे जो एक और लाइन आएगी, वो उसी को ही हम 180 डिग्री ईस्ट और उसी को ही 180 डिग्री वेस्ट कह रहे हैं, और वो एक ही लाइन रहेगी। ठीक है, ऐसे दो लाइन नहीं है, सिर्फ एक लाइन है, ओवरलैप होगी आप कह सकते हो। ठीक, तो जो है कितना हो गया हमारे पास 180। देखो यहाँ से ये 0 से लेके 1 से लेके 180 उधर, और यहाँ भी 180 है, लेकिन वो लास्ट वाली तो ओवरलैप ही हो रही है और प्लस 0, इसलिए जो टोटल रहेंगी 0 वाली लाइन प्लस तो जो टोटल रहेंगी वो 360 ही रहेगी। ठीक है, फिर से समझिए, एक जो 0 वाली लाइन है वो 180 इधर समझिए और 180 इधर समझिए, तो टोटल कितना हो गया 360, और ये जो 0 वाली लाइन है वो 361 हो रही है ना, लेकिन जो 180 ईस्ट और 180 जो वेस्ट है वो तो एक ही है, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा 360। तो हमारे पास टोटल जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने आएंगे 360 ही आएंगे। ठीक है, 360, और जो हमारे पास लैटिट्यूड आ रहे थे वो कितने आ रहे थे 181 आ रहे थे। हमने पिछली बार देखा था कि जो दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस था वो कितना था, वो था 111 किलोमीटर, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 111.32 किलोमीटर। अब आप कहोगे कि मैडम भाई ये ये जो लाइंस है वो आपस में पैरेलल तो नहीं हो सकती हैं। यहाँ से अगर ये लाइन चली तो जो ये लाइंस मर्ज हो रही हैं आके पोल पे, वहां पे उनके बीच में बिल्कुल डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, 0 डिस्टेंस रहेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ, इक्वेटर पे है ना, तो आपको ये समझना होगा कि जो इक्वेटर पे है यानी कि इस जगह पे लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है 1132 किलोमीटर्स, और यहाँ पे कितना है 0। ठीक है, 0 डिग्री पे ऊपर 90 डिग्री पे जहाँ पोल है वहां पे कितना है 0 डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस दे रहा है ना वो कहाँ का है, इक्वेटर का है। ठीक है, तो इनके बीच में इतना डिस्टेंस है इक्वेटर पे, जैसे कि उसमें हमने देखा तो उसमें तो पूरे पैरेलल रहते हैं, बट ये तो पैरेलल नहीं हो सकते हैं ना। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल बट लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल एंड द डिस्टेंस वेरीज। ठीक है, और जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इट इज एट इक्वेटर एंड इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स दी पोल। अगर हम देखेंगे कि 45 डिग्री पे जो डिस्टेंस रहेगा, मान लीजिए इधर पे अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करी और अब इनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, इट्स अराउंड 79 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, नाउ वी कम टू आवर टाइम वाले उसमें आते हैं। ठीक, तो मैंने बताया आपको कि 1 घंटे में 15 डिग्री जो है टाइम क्या होता है, सॉरी जो अर्थ है वो क्या होती है, मूव होती है। तो मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये 15 डिग्री वाली लाइन है, कोई एक कंट्री यहाँ पे है और एक कंट्री ग्रीनविच लंदन तो यहाँ पे है ना। तो ये यहाँ पे जो कंट्री है वो इस टाइम से, क्योंकि ये उससे 15 डिग्री आगे है तो उससे 15 डिग्री आगे है, इसका मतलब कितना 1 आवर आगे हो जाएगी। अगर यहाँ पे दोपहर के 1 बज रहे हैं तो इस 15 डिग्री वाली लाइन पे दोपहर के 2 बजेंगे। और अगर हम 60 वाले पे आते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है 4। यानी कि हम इस 0 डिग्री से अगर हम 60 डिग्री आगे हैं तो वहां का टाइम यहाँ के टाइम से कितना आगे होगा, 4 घंटे आगे होगा, 4 आवर आगे होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो 4 के हिसाब से 4 आवर ऐड कर दो तो 5 बज रहा होगा, कहाँ पे, यहाँ पे 60 वाले के हिसाब से। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे रात के एकदम मिडनाइट 12 हो रहा है अगर ग्रीनविच मेन टाइम पे, तो जस्ट इसके बैक साइड यानी कहाँ पे 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट में कितना हो रहा होगा, 12 आफ्टरनून हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि आप ये बता सकते हैं कि 0 डिग्री से लेके जो पीछे 180 डिग्री है वहां पे जो टाइम होगा वो कितना होगा, 12 घंटे
आगे पीछे चल रहा होगा। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए जो मैं समझाने जा रही हूँ। ये है 0 डिग्री का, है ना, 0 डिग्री की लाइन, यानी कि अब इसके अगर मैं ईस्ट में जाऊं तो यहाँ से आपके 12 घंटे आगे चले जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 12 घंटा एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर यहाँ रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ 12 घंटा दोपहर हो जाएगा, है ना, रात को 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोपहर के 12 बजेंगे, ठीक है। और इधर जाऊंगी तो इधर 12 घंटा पीछे हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी दोपहर के 12 बजेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जो ये दोनों जगह का डिफरेंस रहेगा ना डेट में, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस एक पूरा दिन हो जाएगा भाई। 12 घंटा यहाँ से यहाँ और 12 घंटा यहाँ से यहाँ, तो टोटल इट मेक्स 24 आवर्स एंड एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा। कहाँ पे, ये जो लाइन है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाली, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है। कौन सी, ये वाली लाइन, यानी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 24 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब ये समझिए कि अगर आप इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरफ वाली चीजें क्या होंगी, ईस्ट होंगी। इधर सूरज हमेशा पहले निकलेगा, इसलिए जो टाइम है यहाँ पे हमेशा आगे चलेगा। इधर है वेस्ट, टाइम हमेशा क्या रहेगा, पीछे ही चलेगा, ठीक है। इधर टाइम पीछे चलेगा, इधर टाइम आगे चलेगा, ठीक। अगर ये है 180 और यहाँ पे भी है 180, ये वेस्ट वाला और ये ईस्ट वाला, जो कि हम मोड़ के करेंगे तो वो एक क्या आ जाएगा, साथ में एक ही लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस है 12 आवर और इनके बीच का भी डिफरेंस है 12 आवर। तो आपस में इन दोनों के बीच का, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 24 आवर विच इज 1 डे, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे, पहले तो आप ये समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे आपके रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री पे, ठीक। आप ईस्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके दोपहर के 12 बज रहे हैं। मान लीजिए मैं आज की ही बात करूं, आज 8 तारीख है, ठीक है, 8 जून है। यहाँ पे आज रात को 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज मतलब एकदम मिडनाइट वाला 12 बज रहे हैं। 8 तारीख के बिल्कुल सुबह हुई है ना, मिडनाइट वाला जो है वो। तो जब मैं ईस्ट की तरफ आऊंगी, यहाँ आते आते इस लाइन पे आते आते दोपहर के 12 बज जाएंगे, कितने के, 8 तारीख के। यानी कि यहाँ पे ये अगर ग्लोब है, ये है, यहाँ पे जो है ये 0 डिग्री वाला है और 0 डिग्री पे अभी बज रहे हैं 12 AM, यानी कि मिडनाइट का 8 जून का। तो जब मैं इसके पीछे पहुंचूंगी, कहाँ पे, 180 डिग्री ईस्ट में, तो वहां 12 बजेगा 12 PM, वो भी कितना, 8 जून का, ठीक है। यानी कि दोपहर का 12 बजा होगा 8 जून का। लेकिन इसके पहले जब भाई रात के 12 बज रहे हैं, उसके पहले तो जब 11 बजा होगा, 10 बजा होगा रात का, तो वहां पे जो दिन है वो 8 तारीख तो नहीं होगा, वो 7 तारीख होगा। तो इसके जस्ट पीछे जो 180 वेस्ट है, वहां पे भी 12 बज रहे होंगे, लेकिन 7 जून का, ठीक है। इस चीज को समझिए, यानी कि इस लाइन पे, इसके जो पीछे वाली लाइन है, मैं इसको ब्लू से ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ये वाली लाइन मान लीजिए 180 वाली है, ठीक है, पीछे की तरफ होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जा रहा है, 24 आवर्स का। और उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक जगह का समय दिन का निर्धारण करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप इस तरफ हैं तो आप इस लाइन को, अगर मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो अगर आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ हैं, यानी कि ईस्ट साइड में हैं, तो आप एक दिन आगे चल रहे हैं, और अगर आप वेस्ट साइड में हैं तो आप एक दिन पीछे चल रहे हैं, ठीक है। एक और चीज जो आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पता होनी चाहिए, देखिए सारे ही जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर रखे हैं, यानी कि दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म, ठीक है, वो एकदम सीधे सीधे ड्रॉ हो रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है ना, वो इस तरीके से ड्रॉ होती है, यानी कि वो कहीं कहीं से ट्विस्टेड है कहना चाहिए, कहीं कहीं पे जिगजैग है। क्यों ऐसा होगा, क्यों जिगजैग बनाई गई वो इंटरनेशनल डेट लाइन। मान लीजिए यहाँ पे एक कोई कंट्री है, अगर मैं इसको सीधा बनाती, यहाँ पे एक कोई कंट्री है और यहाँ पे उसी के ही कुछ आइलैंड्स हैं। जैसे हमारी ही कंट्री में हमारे पास क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप है। तो इसी तरीके से ये कोई कंट्री है और इसके आइलैंड है। तो कैसा रहेगा कि अगर एक इंटरनेशनल डेट लाइन बीच से निकल जा रही है
और यहाँ पे आ जा रहा है आपके पास 7 जून और यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है 6 जून, है ना। तो ये तो गलत हो जा रहा है, मतलब आधी कंट्री में 6 तारीख है और आधी आधी कंट्री में क्या है 7 तारीख है। तो इसीलिए क्या किया गया, इस लाइन को जहां पे ऐसी सिचुएशन आ रही है वहां से उस लाइन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया या डिस्टॉर्ट कर दिया गया, ताकि ये जो एक कंट्री है वो एक इंटरनेशनल डेट लाइन के एक ही तरफ रहे, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई कंट्री आ रही है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से डिस्टॉर्ट होके बनेगी, ताकि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो उस कंट्री को कट ना करे, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को 2 पार्ट में ना कट करे, सो दैट वहाँ पे डे की प्रॉब्लम ना हो, जो डेट हो रहे हैं उसकी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज जो बताना भूल गई हूँ, ये हम इंडिया की बात नहीं कर पाए थे इस बीच में। जो इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो किसके हिसाब से होता है। हमारी जो इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट, पहले तो आप ये समझिए ये ग्लोब है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ये 0 डिग्री, ठीक है। हमारा इंडिया किस पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि यहाँ पे है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और वो किस तरफ है, ईस्ट तरफ है। देखिए ये वाला पोर्शन ईस्ट है, ये वाला पोर्शन वेस्ट है, इस तरीके से ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो हमारा इंडिया इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में है और ईस्ट की तरफ है। तो जो एक लाइन हमने डिसाइड की है, इंडियन गवर्नमेंट में जो एक लाइन डिसाइड की है वो क्या है कि यहाँ से इलाहाबाद के पास से जो मिर्जापुर है वहां से एक लाइन जा रही है, कौन सी, 82.5 ईस्ट, क्योंकि हम ईस्टर्न पार्ट में है मेरिडियन के, जो ग्रीनविच मीन टाइम पे जो 0 डिग्री मेरिडियन था, हम उससे ईस्ट वर्ड्स में है। कितने दूर है हम उससे 82.5 डिग्री आगे हैं, ठीक है। तो इसको हमने, इस डिग्री पे जितना भी टाइम होगा उसको हमने क्या बनाया, स्टैंडर्ड टाइम बनाया, अपने यहाँ का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। अब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ से ग्रीनविच टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इस डिग्री के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हम ग्रीनविच मीन टाइम से इतने घंटे आगे हैं, यानी कि 5.5 घंटे हम ग्रीनविच मीन टाइम से आगे हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, मिड नाइट 12 o'clock हो रहा है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल सवेरे के 5:30 बजेंगे हमारे इंडिया में। क्यों, क्योंकि हम उससे ईस्ट वर्ड हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे इंडिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखिए इंडिया में तो एक ही ऐसी लाइन है, ठीक है, टाइम वाली लाइन है, लेकिन ऐसे भी कंट्री है जहाँ पे सिर्फ एक ही मेरिडियन नहीं है, ये टाइम डिसाइड करने के लिए सिर्फ एक मेरिडियन नहीं है बल्कि मल्टीपल मेरिडियंस हैं, ठीक है। जैसे कनाडा, यू हैव 6 मेरिडियंस, है ना। जैसे कि रशिया, पहले वहाँ पे कितने थे, टोटल 11 मेरिडियंस थे। इतना बड़ा कंट्री है, तो अब कोई बड़ी कंट्री है, अब यहाँ से यहाँ के बीच में काफी डिफरेंस आ रहा है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे सूरज काफी पहले निकल जा रहा है और यहाँ पे काफी बाद में निकल रहा है, ठीक है, ओके। तो इस वजह से क्या किया गया कि इन कंट्रीज में मल्टीपल टाइम जोन बनाए गए। वैसे टोटल कितने टाइम जोन है, वी हैव टोटल 24 टाइम जोन, आवर के हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया, वी हैव टोटल 24 टाइम जोन। सो रशिया में पहले कितने थे, 11 टाइम जोन थे। कनाडा में एट प्रेजेंट वी हैव 6 टाइम जोन इन कनाडा, एंड इन इंडिया वी हैव ओनली 1 टाइम जोन, ठीक है। फिर भी आप इस चीज को समझिए कि जो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, ईस्टर्न पार्ट जो है और वेस्टर्न पार्ट में जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ गुजरात है, इनके भी टाइम में करीब 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि इस जगह पे सूरज पहले निकलेगा, भाई जो ईस्ट में है वहाँ पे सूरज पहले निकलेगा, है ना, सनराइज अर्ली होगा। तो यहाँ पे जब सूरज निकलता है, मान लीजिए 6 बजे की बात हो रही है, 6 बजे यहाँ पे सूरज बिल्कुल नहीं दिखेगा, यहाँ 8 बजे के करीब दिखेगा, इन केस अगर वो 6 बजे दिख रहा है, तो इतना मतलब 2 घंटे के करीब करीब का डिफरेंस है। बट स्टिल अब पूरे कंट्री में तो हम 2 टाइम नहीं चला सकते हैं, इसी वजह से एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है कहाँ से पास हो रहा है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से पास हो रहा है, एंड इट इज 82.5 ईस्ट, ठीक है। तो आप हमेशा ही जब भी लैटिट्यूड मेंशन करोगे तो आपको याद रखना है कि आप किस तरफ मेंशन कर रहे हो, ठीक है। अगर वो ईस्ट साइड है देन यू हैव टू राइट ईस्ट, अगर वो ऊपर लॉन्गिट्यूड मेंशन कर रहे, सॉरी लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड मेंशन कर रहे हो तो ईस्ट और वेस्ट लिखोगे, और लैटिट्यूड मेंशन कर रहे हो तो नॉर्थ एंड साउथ लिखोगे, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।